आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए तरह के मैथमेटिक्स को। यानी अभी तक जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े थे वो सिंपल मैथमेटिक्स था, यानी अलजेब्रिक मैथमेटिक्स था। लेकिन आज जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो अलग तरह का मैथमेटिक्स है। यानी आज हम लोग कुछ अलग तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। अब वो अलग तरह की चीजें क्या है, देखिए अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 3+4 का इज इक्वल टू कितना होता है, यानी बराबर कितना होता है 7। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आप 3+4 को जोड़ते हो तो 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। इतना ही नहीं, 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो आज हम लोग ने कुछ नए तरह के मैथमेटिक्स को पढ़ना है। यानी अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उससे ये अलग तरह का मैथमेटिक्स है। यानी कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। यानी आज से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। इस वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का जो पूरे फिजिक्स में यूज है, चाहे 11th हो चाहे 12 हो, हर जगह हम लोग को क्या करना है, इस मैथमेटिक्स को यूज करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस नए तरह के मैथमेटिक्स को जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। तो यानी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। तो हेलो एवरीवन, आई एम मतलब फारूकी, वेलकम टू यूथ लर्नर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स। नए तरह का मैथमेटिक्स, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डील करेंगे एडिशन ऑफ ए वेक्टर। यानी वेक्टर के एडिशन ऑफ ए वेक्टर। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा मेरा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे तीसरा में, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जो हम लोग का चौथा होगा वो लास्ट होगा, वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। ऑफ ए वेक्टर। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग डील करें एडिशन ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। उसके पार पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। आज हम लोग कवर करेंगे एडिशन ऑफ ए वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी कोशिश करेंगे इन दोनों चीज को डील कर ले। फिर अगले दो लेक्चर में, एक लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में 2, 3 से 4 लेक्चर होगा और पूरा कंप्लीट में पढ़ा दूंगा, यानी पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। जितना आपको 9th और 10th में अच्छे कंपटीशन लेवल के क्या जाता है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे तुम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके अच्छे से नोट्स बनाना है। क्योंकि अब हम क्या पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक हफ्ता के बाद से सारा लेक्चर आप भूल जाओगे। अगर कुछ आपके साथ रहेगा तो वो है आपका प्यारा प्यारा नोट्स जो आप लोग खुद से बनाए होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग किसी चीज को पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर। यानी हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ए वेक्टर को। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर। अब एडिशन ऑफ ए वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ ए एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर का नीड क्या है ना। तो नीड ऑफ ए एडिशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर का क्या है, एडिशन का नीड क्या है। तो देखिए सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सा एक ब्लॉक है, इसे, है ना, सिंपल सा ऐसा हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक जो ऐसे सुंदर सा प्यारा सा और अच्छा सा अपने पास क्या है, एक ब्लॉक है। अगर सपोज मान लेते हैं
कि इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगता है F1 और एक इधर फोर्स लगता है F2 और लेट से सपोज मान लेते इधर फोर्स लगता है F3। यानी ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स। अब हमको क्या करना है कि इस तीनों फोर्स का इफेक्ट हमको देखना है। यानी अगर तुमसे अगर पूछ दे कोई कि इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का इफेक्ट क्या होगा, यानी कहने का मतलब कि फोर्स ने इस ब्लॉक पे क्या इफेक्ट किया, तो हमको ये चीज पता है कि किसी भी फोर्स का इफेक्ट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज देखिएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब हमारे पास अगर एक्सेलरेशन निकालना है, यानी एक्सेलरेशन ही क्या है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी इफेक्ट ऑफ द फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स है। अब किस फोर्स को रखेंगे, इस फोर्स को रखें, इस फोर्स को रखें या इस फोर्स को रखें। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्स हैं लेकिन इस फॉर्मूला में एक ही फोर्स है। किस फोर्स को रखेंगे, तो इसमें से आंसर ये होगा कि आप किसी भी एक को फोर्स नहीं रख सकते हो। इसलिए नहीं रख सकते हो कि अगर आपने एक का अगर रख दिया तो 2 को नहीं रख पाओगे, तो 2 को अगर आप नहीं रखोगे इसका मतलब यह है कि इन दोनों फोर्स का इफेक्ट को आपने कैलकुलेट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक का जो इफेक्ट है आपने सच नहीं निकाला है, क्योंकि आपने 2 को छोड़ दिया है, किसी एक को ले लो। तो अब इसको क्या करना है, तो करना यह है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। और फोर्स का इफेक्ट जो होता है उसमें से हम लोग को किसी एक फोर्स को देखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा फोर्स लेके आते हैं जो इन तीनों के फोर्स के इक्वल हो। यानी जितना ये तीनों फोर्स मिला के इफेक्ट पैदा करते थे उतना ही फोर्स क्या करेगा, एक कोई सिंगल फोर्स लेके आएंगे, उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ ला के रख देंगे। यानी इन तीनों को हटा के एक सिंगल फोर्स लेके आएंगे जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये तीनों मिलके करते थे। इसका मतलब ये है कि एक अलग तरह के फोर्स को लेके आएंगे, यानी एक हाइपोथेटिकल फोर्स को लेके आएंगे, एक इमेजिन करके लेके आएंगे जो इन तीनों फोर्स के इफेक्ट के बराबर होगा। तो वो फोर्स कितना होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं कि F इज इक्वल टू, यानी F इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि F1 प्लस में F2, यानी F1 और F2, F1 F2 को मिलाते हैं तो एक चीज बनता है, क्या होता है F, और यहाँ पे F3 भी है तो हम लोग लिख लेते हैं F3। यानी F1 F2 F3 के बराबर कौन होगा, एक नया तरह का फोर्स, यानी एक अलग तरह का फोर्स हम लेके आए हैं जो इन तीनों के फोर्स के इफेक्ट के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो इन तीनों का रिजल्टेंट है, यानी रिजल्ट है। इन तीनों मिला के जितना इफेक्ट पैदा करेगा उतना ही ये चीज एक बार में पैदा करेगा, यानी इन तीनों का इफेक्ट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इन तीनों का रिजल्ट है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, जब हम लोग 2 3 4 वेक्टर को ऐड करते हैं और उसके इफेक्ट को किसी ऐसे वेक्टर से रिप्लेस करते हैं जो तीनों वेक्टर के इफेक्ट के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि बाबू तुम तो हो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये क्या है, वेक्टर, यानी जो हमको ओरिजिनल वेक्टर दे रखा है वो वेक्टर है। ये क्या है, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो इन तीनों का बराबर होता है। तो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एडिशन 2 या मोर देन 2 वेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय ए सिंगल वेक्टर। यानी कि हम लोग 2 या 2 से अधिक वाले फोर्स को रिप्लेस करते हैं एक सिंगल फोर्स के, और वो जो सिंगल फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। और वो जो सिंगल फोर्स है वो क्या करेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो तीनों मिलके करते थे। तो यहाँ से उसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग लिखना चाहें तो। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि इन केस ऑफ एडिशन we can replace 2 या more than 2 vector
बाई ए सिंगल वेक्टर। यानी हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर को हम लोग एक सिंगल वेक्टर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं, बाय ए सिंगल फोर्स दिस फोर्स, बाय ए सिंगल फोर्स दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। यानी ये क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी ये क्या है, वेक्टर का रिजल्टेंट। यानी दो तीन वेक्टर को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक सिंगल वेक्टर को, और इस सिंगल वेक्टर को हम लोग नाम क्या दिए, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। एक चीज इसमें और हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, the effect of a resultant vector is same as that of the vector यानी उन वेक्टर के बराबर होगा। यानी जो हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है वो क्या होगा, जो पहले जो वेक्टर थे यानी इन तीनों वेक्टर के बराबर होगा। तो ये हमारा नीड ऑफ द एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ये हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ता है, इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आखिर दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं वो देखने वाले हैं। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। ये तो हम लोग ऐसे ही आपको क्वालिटेटिवली बता दिया, लेकिन अब हम लोग जो समझने वाले हैं कि आखिर दो वेक्टर हमको दिया हो तो उस दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यानी उन दोनों वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका है, उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि अब वो जो दो चीज है उसको हम लोग ऐड करने के लिए एक हमारे पास मेथड होता है, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ ए, क्या लेता है, एडिशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ टू वेक्टर, है ना। यानी उस चीज का नाम जो है वो क्या है, एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिर्फ दो वेक्टर के लिए वैलिड है ना। देखिए कैसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का को कैसे हम लोग पढ़ते हैं उस चीज को देखिए। सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंसाइडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, कोई सा भी हमारे पास एक वेक्टर है। हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान ली एक दूसरा वेक्टर भी हम यहाँ से कंसाइडर कर लेते हैं। यानी ये एक वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारा कोई दूसरा वेक्टर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, वी वेक्टर। यानी ये है ए वेक्टर, ये है वी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है, वो भी किससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। अब देखिए इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कैसे इसको ऐड करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिंपल सा बात क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के यानी जो हमारा ए फर्स्ट वेक्टर है कि हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को जोड़ दो। यानी फर्स्ट वेक्टर क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो जो थर्ड साइड होगा, यानी इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकेंड वेक्टर, और इन दो वेक्टर से बने हुए ट्रायंगल का थर्ड साइड जो होता है वो क्या होता है,
दो वेक्टर के एडिशन यानी रिजल्टेंट होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें F1 F2 F3 इज इक्वल टू क्या होता है R, उसी तरह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो मिला के क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर यानी R के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि R वेक्टर विच इज इक्वल टू A प्लस में B, यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ सिंपल क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ सिंपल ये बोलता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को जोड़ दो यानी ज्वाइन कर दो, जो इन दोनों वेक्टर से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल का थर्ड साइड जो होता है वो क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो ये हो गया R। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये थीटा क्या है, ये थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, क्योंकि ये देखिए ये एक वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट करते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, तो ऐसे हो गया। हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा, और जब भी टेल से टेल ज्वाइन होता है तो टेल से टेल ज्वाइन होता है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है छोटा वाला जो एंगल होता है वही क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ये हमारा पास क्या होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा थीटा। अब ये तो ठीक है अभी को लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी लैंग्वेज में लिखने का ये मतलब है कि अगर हम लोग को आगे इसकी जरूरत पड़े तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टू ऐड टू वेक्टर join head of first vector, join head of first vector to tail of second vector, the sum will be third side of a ट्रायंगल। क्या होगा थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल का थर्ड साइड। लेकिन इसमें भी क्या करना है कनेक्ट करना है टेल से हेड की तरफ। टू कनेक्ट टेल ऑफ फर्स्ट vector to join connect of tail of first vector to head of second वेक्टर, यानी सेकेंड वेक्टर के हेड से हमको ज्वाइन करना। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है, तो ये क्या हो गया दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या करता है कि इन दोनों वेक्टर का से जो ट्रायंगल बनता है उसका थर्ड साइड होता है, और इस थर्ड साइड में क्या करते हैं टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक साथ होगा, और सेकेंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग इसी चीज को क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी यही ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये है मैथमेटिक्स में और ये है लैंग्वेज में, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को कैसे यूज करते हैं, यानी एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1, अगर हम एग्जांपल नंबर 1 ले लें तो एग्जांपल नंबर 1 में क्या होता है उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर है हमारे पास, और कुछ लेट से सपोज मान ले ये हमारे पास क्या है वी वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर और इसको बोलते हैं वी वेक्टर। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है कोई सी वेक्टर है ना,
अगर आपसे ये पूछ दे इस क्वेश्चन में कि राइट द इक्वेशन ऑफ एडिशन, यानी एडिशन इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे कि राइट द इक्वेशन ऑफ एडिशन, इक्वेशन ऑफ एडिशन, एडिशन का इक्वेशन हमको लिखना है, एडिशन का इक्वेशन हमको लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहली बात है कि एडिशन को कैसे लिखते हैं। तो देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या करता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो। तो देखो ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर, यहाँ ज्वाइन हुआ है, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड यहाँ है, सेकंड वेक्टर का टेल यहाँ, ये ठीक है। अब बोलता है जो रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर से जो बना हुआ ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वही क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर। तो एक ये है और एक ये है, इसका थर्ड साइड कौन होगा, ये। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर। यानी यहाँ पे देखेंगे तो सी हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अब देखिए एक अच्छा स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, यानी अगर हम लोग इसमें स्पेशल केस देख ले, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस हमारा क्या है उस चीज को देखिए कि सपोज मान लेते हैं कि यही एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वही हमारा कोई दूसरा वेक्टर है, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि तीसरा वेक्टर है। तो इसको बोलते हैं बी वेक्टर और इसको बोलते हैं सी वेक्टर। यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि राइट द इक्वेशन ऑफ एडिशन, यानी एडिशन का क्या इक्वेशन होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि राइट द एडिशन, राइट द इक्वेशन ऑफ एडिशन। इक्वेशन ऑफ एडिशन, इक्वेशन ऑफ एडिशन क्या होगा, तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि एडिशन ऑफ ए इक्वेशन लिखने के लिए, यानी ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल, यहाँ तक ठीक है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर से बनने वाला जो थर्ड साइड होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों वेक्टर से जो थर्ड साइड बोल रहा है उसमें टेल से टेल ज्वाइन नहीं है, यानी टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए और हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए, वही क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर। लेकिन यहाँ पे टेल से टेल, हेड से हेड ज्वाइन नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ मामला है। अब देखिए उसको कैसे गड़बड़ मामला है। इसमें ये चीज है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि दो वेक्टर से ज्यादा हो, यानी जब हम लोग के पास दो वेक्टर से भी ज्यादा हो, अगर दो वेक्टर से ज्यादा हमारे पास वेक्टर होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों चीज को सीक्वेंस में रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब भी दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे। यानी फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, फिर क्या होगा, थर्ड वेक्टर, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बचे हुए जो साइज बचेगा उसका बराबर होगा। अभी वो क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको देखिए। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल, अब सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर का क्या है, टेल है। समझ में आ रहा। तो ये एक हमारे पास क्या बन गया, चेन। तो यहाँ पे कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ पे हम लोग क्या करें, टेल से टेल और हेड से हेड मिला दे। तो अब अगर हमारे पास जगह ही नहीं बचा है कि हम टेल से टेल, हेड से हेड मिला सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। क्योंकि रिजल्टेंट के लिए क्या होता है, टेल से टेल, हेड से हेड मिलाते हैं। देखिए टेल से टेल, हेड से हेड मिलाते हैं, तब तो इतना बड़ा हुआ है। और हमको पता है कि किसी भी एरो का जो बॉडी होता है, बॉडी वही चीज क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं हेड से हेड, टेल से टेल, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है, जीरो। तो हम लोग इसका सिंपल सा जो आंसर होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो के बराबर होगा, है ना। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। एक बार और आ सकता है इसी स्पेशल केस में, यहाँ मिटाते हैं और स्पेशल केस मान लेते हैं, इसको स्पेशल केस 1 है। तो अब स्पेशल केस का हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा। यानी स्पेशल केस में हम लोग क्या ले लेंगे, स्पेशल केस में हम लोग ले लेंगे 2 पॉइंट।
अब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखिए, सपोज मान लेते हैं ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है और तीसरा ये वेक्टर है ना, इसको बोलते हैं ए वेक्टर और इसको बोलते हैं बी वेक्टर और इसको क्या बोलेंगे सी वेक्टर। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है क्या है सी वेक्टर। और यहाँ पे देखिए ये तीनों क्या है सीक्वेंस में है, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल है, सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर का टेल है। और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे भी क्या हेड से हेड टेल से टेल नहीं मिला, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हेड से हेड टेल से टेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने मन से क्या करेंगे कि एक ऐसा वेक्टर लेके आएंगे जो क्या होगा टेल से टेल और हेड से हेड मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे टेल से टेल हेड से हेड किसका मिला है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर का टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से मिला है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास दो से ज्यादा हो तो सबको क्या करना है सीक्वेंस में जोड़ देना है, यानी सबका हेड से पहले का हेड से दूसरे का टेल मिलाओ, फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल मिलाओ, और जो लास्ट में जो जगह बच जाएगा उसमें क्या करना है कि लास्ट के हेड से या फर्स्ट के टेल को मिला देना है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही चीज हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा कि ये हमारा ए है और ये बी है और ये हमारे पास क्या है सी है। तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे रिजल्टेंट, जो टेल से टेल मिला दे और हेड से हेड मिला दे वही रिजल्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर। दिस इज ए रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो हम लोग क्या करना है ऐसे ऐड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम कौन सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छा से, और ये क्या करना अच्छा से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो सब चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में जेई में है ना, इवन द एडवांस में भी ये सब चीजें पूछते रहता है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है पहले अच्छा से आप लोग को नोट्स प्रिपेयर कर लेना, नोट्स तैयार करना है, उसके बाद से क्वेश्चन करना है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सिर्फ आप लोग को क्या करना है नोट्स को बार बार पढ़ते रहना है। तो हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 और वो ऐसे है, यानी ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और ये क्या है वो उस वेक्टर का एरो है ना, यानी ये चीज क्या देख रहा है कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है, यानी मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। एंड और बोलता है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है वी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। उसके बाद से बोलता है कि फाइंड द एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर या फिर फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर है ना। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमको चाहिए। तो अब देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमको निकालना है। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला में बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा कितना है, फर्स्ट वेक्टर हमारा 3 है और जो सेकंड वेक्टर है वो हमारा क्या है 4 है। तो इसका थर्ड साइड हमें क्या देता है रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, और टेल से टेल ज्वाइन होता है और हेड से हेड ज्वाइन होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज में देखियो कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और b इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग ये चीज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये चीज जानते हैं कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कितना है r, तो r का जो रिजल्टेंट होगा यानी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा r लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a की जगह पे कितना दिया है 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 की जगह कितना दिया है b की जगह पे 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि रूट के अंदर 9 प्लस में कितना होगा 6। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 यानी 5, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो होता है हमारे पास क्या हो गया 5, यानी 3 और प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, लेकिन अगर सिंपल अलजेब्रा में जोड़ेंगे तो कितना आता था 7। अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि ये जो चीज हम लोग ने पढ़ा, ये चीज हम लोग क्या गया कि ये मैथमेटिक्स हम लोग डायग्रामेटिक से देखें, यानी डायग्राम बना बना के हम लोग क्या कर रहे हैं फाइंड आउट करें। इससे पहले हम लोग देखें ना डायग्राम बना ऐसे ऐसे ऐसे, तो अभी तक हम लोग ने एडिशन जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से किया है, यानी डायग्राम बनाया और उसका आंसर निकाल दिया। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी एक ऐसा फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं कि उस फॉर्मूला से, यानी उस फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रहेगा तो हम लोग आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। यानी अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे जिसमें हम लोग दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल देगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो करते हैं उसका डेरिवेशन, यानी उस फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब देखिए कि जब हम लोग डेरिवेशन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग 9th और 10th में हैं, तो आप लोगों को वो फॉर्मूला यानी जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे हो सकता है कि आप लोग को फॉर्मूला ड्राइव डेरिवेशन समझ में ना आए, लेकिन उसको डरना नहीं है, उसको समझना है, क्योंकि हो सकता है अभी आपने उस चीज को नहीं पढ़ा लेकिन आगे चल के आप लोग उसको पढ़ोगे। तो देखिए हम आपके सामने डेरिवेशन कर रहे हैं, तो लिख देंगे डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन हमको करना है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं इसको करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, कोई सा भी ए वेक्टर है ना, और इसी वेक्टर से कोई हमारा कोई दूसरा वेक्टर है, यानी ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, है ना, और डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन ये है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं थीटा। यानी यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो थीटा है वो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं थीटा। यानी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये क्या है थीटा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्टेंट निकालते हैं, तो हमको क्या पता है कि जब भी हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं, इन दो वेक्टर से जो बनने वाला थर्ड साइड है, यानी इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वही क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे, कर दिए ज्वाइन। अब हम लोग को पता है कि ये क्या है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ ए टू वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देना है। हम लोग क्या करते हैं उस फॉर्मूला को ड्राइव के लिए एक लाइन ऐसे खींचते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, दो लाइन खींच दिए। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं बी, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या पी। तो ये है बी और ये क्या है पी। हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज में देखिए हम क्या करते हैं कि इस बी को हम लोग एक अलग तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, इस बी को अगर हम लिखना चाहें तो बी को हम लोग पी और बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए रूट के अंदर पी स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, वो क्या होता है हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हाइपोटेनियस जो होता है वो क्या है, बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो साइड में हम लिख रहे हैं, साइड में क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे चल के आप लोग 9th 10th में है, हो सकता है कि 9th में, ये 10th में है, 9th में ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, ये इसको समझिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई एन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस की जगह पे क्या है, बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से हम लोग पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्या लेता है, b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये चीज जो आया वो फॉर्मूला से आया। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी कैसे लिखे हैं, ये आपको 10th क्लास में जाएगा, लेकिन हम हल्का सा आपको प्रूफ देते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, हमको ये चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस के हिसाब से, या फिर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस के हिसाब से हमको ये पता है कि रूट के अंदर क्या होता है, बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, वही क्या होता है, एच का स्क्वायर होता है, यानी एच की जगह पे क्या है यहाँ बी। तो अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि रूट के अंदर बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यही किसके बराबर हो, इसके बराबर। तो यहाँ हम लोग क्या सकते हैं कि हो सकता है, अब देखिए हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे ये बी के इक्वल होता है, और पी के जगह पे क्या रखेंगे इसको, तो हम लोग लिखेंगे पी के जगह पे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में बी के जगह पे लिख सकते हैं cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर। तो रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ से बी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बी क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या होगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये सब ना समझ में आए तो आप लोग 11th क्लास में जाके इसको पढ़ना है, डरना नहीं है बस, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए इसका वैल्यू होगा 1 और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। ये चीज हम क्यों प्रूफ किए, हम ये चीज बोले हैं कि देखिए ये चीज शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन ये चीज तो जानते हो। अगर ये हो सकता है, अगर सपोज मान लो पी की जगह पे ये हो सकता है, बी की जगह ये हो सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम, इसका मतलब ये है कि ये चीज हम जो लिखे हैं वो करेक्ट है और सही है। इस चीज को अभी आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इससे आपको सेंस होता होगा कि हाँ इससे अगर ये आता होगा तो इससे भी ये मतलब क्या जाता है, इसको यूज करके ये आ रहा, तो इसको भी यूज करके ये आता होगा, है ना। एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हमारा अभी तक फॉर्मूला नहीं है, हम तो बस ऐसे लिखे हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि इसको देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, है ना, इसको डेरिवेशन कर रहे हैं, और इसको मान लेते हैं o और इसको मान लेते हैं MNOP, है ना। ये P अलग है, वो P अलग है, तो है ना, इसको मान लेते हैं स्मॉल p और इसको कैपिटल P, है ना। तो MNOP। अब इन ट्रायंगल MOP, यानी MOP MOP वाले जो ट्रायंगल में उसको हमको देखना है। तो यहां से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, एक राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो बेस का रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस में क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं इसको। तो यहां से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि R यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट के अंदर, अब ये पूरा बेस में क्या है, ये भी आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A
प्लस में बी, क्योंकि ये क्या है बेस पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद से क्या होगा प्लस में पी, तो ये हमारे पास क्या है बी। अब हमको एक चीज पता है बाबू कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए तो हमारा ये अच्छा इनका क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस में स्क्वायर होता है, तो हम लोग देखेंगे ए के जगह पे तो हम लोग एक ही लिख लेंगे, लेकिन बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन कॉस थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस में पी का होल स्क्वायर। यानी आर के जगह पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उस चीज को देखिए कि ए, अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के टर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, और ये ए है और ये बी नहीं है, बी कॉस थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या बी कॉस थीटा, थोड़ा इसको अलग आप लोग रखिएगा, है ना, और ये अलग है, प्लस में पी। अब पी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो पी के जगह पे हम लोग बी साइन थीटा, अब बी साइन थीटा है, पी के जगह पे क्या लग सकते हैं बी साइन थीटा, लेकिन पी नहीं है, पी का स्क्वायर है, यानी क्या होगा बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं बी साइन थीटा का बाबू स्क्वायर। तो आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको ऐसे करके, शायद ये आप लोगों को नहीं दिखता होगा, तो हम क्या करते हैं इसी चीज को, इस वाले चीज को हम यहाँ लेके आते हैं, यानी ये वाला अपना जो चीज है उसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखेंगे क्या लिख सकते हैं, उस चीज को देखिए कि यहाँ से देखिए ए स्क्वायर है और यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर है ना, और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे बी कॉमन ले लेंगे, तो जैसे इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें से क्या का बी स्क्वायर ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना 1, तो बी का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 ए और ये कितना होगा बी इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ड्राइव होके, यानी जो रिजल्ट आया है शायद उधर कट जाता होगा, लेकिन हम उसको यहाँ साफ में लिखने का कोशिश करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए और ये क्या होगा बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या है रिजल्ट है ना, यानी दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट है। इसी ट्रायंगल में एक चीज और हम देखेंगे कि सपोज मान लेते हैं इसको मानते हैं अल्फा, क्या मानेंगे अल्फा। अब ये अल्फा क्या होता है उस चीज को देखिए, तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए टेल से टेल ज्वाइन कर देते हैं, तो वही क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है एक वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, लेकिन एंगल किसके बीच में है फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि टेल से टेल किसका मिला है यहाँ ये टेल और ये टेल मिला हुआ है, यानी ये क्या है इन दोनों के बीच का एंगल है, यानी ये जो अल्फा है वो क्या है एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये है एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। और यहाँ पे थीटा क्या है, ये जो थीटा है इसको बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हमें को क्या निकालना है यहाँ से आर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं हैशटैग लगा लेते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा लिखते हैं यानी टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास P है, तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं B साइन थीटा, तो ये क्या होगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस, बेस में क्या होता है B भी है और B भी है, तो B को हम लोग एक भी है और ये क्या है A भी है और B भी है, तो A को तो लिख लिए और B के जगह पे क्या लिखना है B जगह लिखना है B cos थीटा, तो प्लस में होगा B cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर मैक विथ फर्स्ट वेक्टर, यानी एंगल जो है तो वो क्या करता है रिजल्टेंट वेक्टर का
जो फर्स्ट वेक्टर से बनाता है। तो हम लोग लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर। क्या होता है? रिजल्टेंट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बनता है उसको ये चीज हम बोलते हैं। तो हम लोग के पास में क्या आया? हमारे पास में ये चीज आया कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और उस दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो देखियो ये चीज आपके पास है। और ये क्या है? या फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाता है। तो आपको क्या करना है? कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है रिजल्टेंट याद रखना है। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये निकलता है और एंगल जो होता है फर्स्ट वेक्टर इसको बनाता है। अब इसको क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल केस देखते हैं, फिर इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। यानी अभी रिजल्टेंट देखते हैं, फिर बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। यानी कुछ इसका स्पेशल केस देखते हैं, यानी अच्छा सा स्पेशल केस। अब देखिए स्पेशल केस क्या होता है, बेहतरीन स्पेशल केस। तो अब हम लोग डील करेंगे स्पेशल केस को। स्पेशल केस क्या देखेंगे? अब स्पेशल केस। अब जो हम लोग स्पेशल केस देखने वाले हैं उसमें क्या है कि अब हम लोग बोलते हैं कि इफ, यानी यदि थीटा इज इक्वल टू 0, अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 0। अगर थीटा का वैल्यू होता है 0, फिर क्या होगा? तो देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 1। जब भी थीटा का वैल्यू क्या हो? 0, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये क्या है? इट मीन्स यानी इसका क्या है? तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेक्टर अगर हम इसको मान लें तो सेकंड वेक्टर भी क्या होगा? पैरेलल ही होगा। क्योंकि अगर सपोज मान लेते हैं अगर कोई भी एंगल बनेगा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसमें क्या बोला है कि दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना है? 0। यानी दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करना है? टेल से टेल मिलाएंगे। और ऐसा अगर टेल से टेल मिलाएंगे इनको 0 आएगा। इसका मतलब सेकंड वेक्टर भी क्या है? इसी तरह दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इन दोनों का वेक्टर का एंगल 0 है। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? तो वो चीज निकालते हैं। तो हमको पता है रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? हमको रिजल्टेंट देखना है। तो यहाँ से ये चीज हमको पता है फर्स्ट वेक्टर तो यहीं रख लेंगे, क्योंकि सेकंड वेक्टर भी हमारा क्या है? b है। और 2ab cos थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। तो हमारे पास क्या होगा? 2a और ये क्या? b। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर और रूट से रूट काट देंगे। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? तो r इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस v वेक्टर। दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर। क्या लेता है? हाँ, दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है, यानी इससे बड़ा नहीं होगा। सपोज मान ले 3 इधर है 4 इधर है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 7। यानी जब भी दो वेक्टर आपस में एकदम दोनों पैरेलल हो तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे हम लोग
अलजेब्रिक में यूज ऐड करते थे, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो एक साथ, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये इसको बोलेंगे दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो इसको बोलेंगे दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ये आर का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखते हैं स्पेशल केस, फर्स्ट था, अब सेकेंड स्पेशल केस देखते हैं। सेकेंड में क्या होगा, अब मैं बोलता हूं कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 90, अगर थीटा का वैल्यू है 90 तो देन कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी जब भी थीटा का वैल्यू कितना हो 90 तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, यानी इट मीन्स अगर हम लोग देखें तो एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों वेक्टर को क्या करना, टेल से टेल मिला दो। ये टेल से टेल मिल गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या है ए वेक्टर और ये क्या है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर यानी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वेक्टर, और वो क्या होगा कॉस थीटा। अब थीटा ना होके 90 डिग्री, यानी ये तो होगा थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, अगर कॉस 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में वी वेक्टर का स्क्वायर, यही हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी सेकेंड केस में हमारे पास क्या हो गया, r इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब हमारे पास क्या है थर्ड केस, यानी हम लोग सेकेंड केस को छोड़ो, अब थर्ड केस देखते हैं। अब थर्ड केस क्या हो, देखो 3 नंबर केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन cos 180 डिग्री बाबू, देन cos 180 डिग्री बाबू हमारे -1 होता है। इसका मतलब ये है कि cos 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया -1। तो जब -1 का मतलब यानी इट मीन्स, इसका क्या मतलब है उस चीज को देखिए, इट मीन्स कि एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट होगा। यानी अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है ऐसे, यानी एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे। यहाँ पे ये चीज देखिए कि एक इधर है एक इधर है, उन दोनों के बीच का कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ना ये एक टेल से टेल मिलाएंगे तो वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री। अगर हम टेल से टेल मिला दे, ये एक वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, तो टेल से टेल मिलाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, है ना, तो 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करना है, इसके में हमको क्या यूज करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा इस केस में। तो देखिए हम आपको दिखलाते हैं इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा। आप लोग एक एक चीज का नोट्स करते जाइए, आप लोग एक एक चीज का नोट्स बनाते जाइए, है ना। अब देखिए इसमें तो इसका रिजल्टेंट, तो बेसिकली रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। अब cos 180 डिग्री, थीटा के जगह क्या होगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, अरे यार इनको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस हो जाएगा ना यार। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस में b का होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस में का होल स्क्वायर, इसे काट दो तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
इसको बोलते हैं a माइनस में b, यानी जब भी एक इधर हो एक इधर हो तो ये क्या होगा, a माइनस में b हो गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दिस इज मिनिमम वैल्यू of minimum value of resultant। रिजल्टेंट वैल्यू का कितना है, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इससे पहले जो मिट का है वो क्या था, मैक्सिमम था, ये है मिनिमम। तो रेंज ऑफ ए रिजल्टेंट रेंज ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर, रेंज ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो जो आर होगा वो क्या होगा, वो होगा लेस देन या इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए प्लस में बी, यानी ए और बी क्या से बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मान ली 3 इधर है 4 इधर है तो दोनों को कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, उससे ज्यादा थोड़े नहीं हो सकता है यार। अगर सपोज मान लो तीन वेक्टर इधर है, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो या तो 7 के बराबर होगा या 7 से कम होगा, बट यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू ए माइनस में बी, यानी ए माइनस में बी, जाहिर सी बात है कि अगर सपोज मान लो कि 4 इधर है 3 इधर है तो कितना बचेगा, 1 से कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, और वेक्टर के बीच का ये क्या है, रेंज। यानी कहने का मतलब है कि अब अगर आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 7 और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1। क्योंकि अगर सपोज मान लो दोनों वेक्टर इधर लगा दिए तो 3 भी इधर है 4 भी इधर है तो 7 हो जाएगा। अगर सपोज मान लेते हैं कि 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना का 1 इधर के साइड में, या तो फिर 4 न्यूटन इधर लगाओ 3 न्यूटन इधर लगाओ, 4 में से 3 चला गया तो 1, पर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी अच्छा और बेहतर क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ of two vector, if magnitude of two vector is magnitude of two vector are a is equal to कितना है, मान ले 10 न्यूटन 10 है, और b जो होता है वो क्या है, मान लेते हैं वो भी 10 है, एंड एंगल बिटवीन a and b, a vector a and b is, एंगल बिटवीन a and b is वो कितना होगा, मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, देन find the resultant of two vector, find the resultant of two vector, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। और उसके बाद से क्या है, एंड इसमें एक और क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय
एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ फर्स्ट वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर से हमको बताना है। अब देखिए ये है क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। हमें क्या दिया है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, यानी जब भी हमें दो वेक्टर दे और उन दो वेक्टर के बीच का क्या करे एंगल दे, तो उन दोनों बीच का अगर हमको एंगल देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां से ये निकाल सकते हैं, क्या करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कि सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाइड है। हम क्या बोलते हैं दो वेक्टर थे उसका एंगल दे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस में, यानी हम जो फार्मूला अप्लाई करें या फिर हम फार्मूला लिख लेते हैं, यानी अगर हम लोग रिजल्टेंट का फार्मूला लिखें कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो उसमें क्या करता है फार्मूला बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर यानी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a वेक्टर प्लस में क्या होगा b वेक्टर और ये क्या होगा cos थीटा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 10 और b की जगह क्या रखेंगे 10, तो पहले की जगह रखते हैं 10 और फिर दूसरे की भी जगह रखते हैं 10, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे 10 और cos थीटा यानी 60 डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। तो इस 2 से इस 2 को हम लोग काट देंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग के पास आया वो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का और ये 10 क्या होगा उभय 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा 10 का स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 10√3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। तो उस चीज को देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी उसका कैसे होगा, तो क्या लेता है पार्ट 2 को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग को पता है कि इसमें भी हम लोग को क्या है अल्फा, यानी हम लोग भी क्या कहें 10 अल्फा का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के रख चुके हैं। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस में क्या होगा बी वेक्टर का कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए बी हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, साइन थीटा हमारे पास क्या है साइन हमारे पास ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, क्योंकि थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है 10 और cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से देखिए 10 10 10 मिलके क्या हो गया यहाँ से 10 यहाँ से 10 10 10 क्या हो गया कट जी गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट के अंदर 3/2 और 1 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के आप लोग तो पढ़वे करिएगा। रूट के अंदर 3/2 और यहाँ से हम ले लेंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा तो रूट के अंदर 3 है ना, और ये कितना होगा 2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर हम लोग काट देंगे तो ये कितना होगा 1/√3 और 1/10 1/√3 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, यानी हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो अल्फा जो होता है वो कितना होता है 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो आया हुआ है वो कितना है 30 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर से कितना बनाता है 30 डिग्री। अब ये इसका क्या मतलब है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करते हैं इसको रब कर देते हैं। अगर हम लोग इस चीज को रब कर दें है ना, इसको हम लोग थोड़ा फिजिकली समझ लें कि इसका फिजिकल का मतलब क्या है। देखिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और सेकेंड वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है 10, लेकिन वो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। तो देखिए एंगल के लिए हमें क्या करेंगे टेल से टेल मिला देंगे,
तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल मिला दिए, तो वो कितना हो गया 10, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा 30 डिग्री, यानी रिजल्टेंट क्या बनेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये, अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी बी को तो हम लोग शिफ्ट कर ही सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बी को यहाँ शिफ्ट करते हैं, और जो बी का जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ये हमारा पास क्या है बी, और ये हमारा पास क्या है रिजल्टेंट, ये कितना हो गया 30 डिग्री। हम लोग डेरिवेशन के समय भी यही चीज़ देखे थे कि एक वेक्टर ये है और ये क्या है बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो ऐसे हम लोग उस चीज़ को फिजिकली देख सकते हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अब हम लोग पास क्या है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है उस चीज़ को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास क्या देगा, सेकेंड क्वेश्चन में अगर वो उन्होंने दे रखा है कि सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है a इज इक्वल टू 10, और उन्होंने बोला कि कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है सेकेंड वेक्टर, यानी ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकेंड वेक्टर, और उनका कहना मतलब है कि इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, बस यही दे रखा है। इफ है ना, इफ b is equal to 20, a is equal to 10, then find the resultant of टू वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का हमको क्या करना है रिजल्टेंट निकालना है। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो हमको पता है सिंपल सा क्या है कि हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर खुद ब खुद आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर को ऐसे लिख लिए, ये हमारा क्या है फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग को पता है क्या कर सकते हैं शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर ऐसे आएंगे तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास कितना था 60 डिग्री, और ये हमारे पास कितना है 10, और ये हमारे पास कितना है 20। तो ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सबका मिला के क्या हो गया 120। अब यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे तो हमारे पास क्या था, हम जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे तो हमारे फार्मूला के जगह पे क्या था कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, और उन दोनों वेक्टर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसका रिजल्टेंट। तो अब देखिए इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला अगर हम लोग लगाना चाहें यानी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, उसको कैसे लिखेंगे देखिए। इसका फार्मूला क्या होता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर, और ये क्या होगा सेकंड वेक्टर इनटू क्या होगा cos थीटा। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है 10, लिख लेंगे 10। सेकंड वेक्टर हमारे पास कितना है 20, लिख लेंगे 20। फिर उसके बाद से क्या होगा 2, फर्स्ट वेक्टर कितना है 10, सेकंड वेक्टर कितना है 20। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि cos 120। अब cos 120 का वैल्यू कितना होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि cos 120 का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस में 1/2, यानी cos 120 का वैल्यू होता है माइनस में 1/2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस में 1/2। तो इस 2 से इस 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया उस चीज़ को देखिए कि हम लोग यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर, फिर हम लोग क्या करते हैं सेकेंड का स्क्वायर, फिर माइनस में अब ये कितना है 10 और ये कितना होगा 200 है ना। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि सेकेंड फर्स्ट का कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, और इसका कितना हो जाएगा 400, और फिर माइनस में कितना है 2। तो r हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कितना, ये देखिए 500 में से 200 कितना चला गया 300। तो अब 300 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब डबल जीरो है तो एक बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर आंसर हो गया, यानी इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना का 10√3। अब यहाँ पे हमने सिंपल में कुछ नहीं किया, हम क्या किए हैं कि हमारे पास दो वेक्टर दिया होता है, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, और उन्होंने इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा था। अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमको निकालना है तो हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर चाहिए और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के एंगल चाहिए। अब देखिए
ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों के बीच का नहीं है, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या कर सकते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं। तो जैसे हम उसको टेल से टेल मिलाए हैं, तो ये कितना है 60, तो ये ऑटोमेटिक कितना का 120, क्योंकि एक सीधी लाइन में 180 डिग्री होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, जब टेल से टेल मिलाते हैं, तो ये दो जो है वही क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसलिए हम 120 लिए हैं। cos 120 का वैल्यू होता है -1, ऐसे किए तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि a इज इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ, इफ r इज इक्वल टू मतलब क्या, रिजल्टेंट, यानी जो हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उसका वैल्यू फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी रिजल्टेंट का वैल्यू वो किसका है, फर्स्ट वेक्टर के बराबर है, और फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर के बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा उस चीज को देखिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ, अगर सपोज मान लेते हैं, इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब कि एक अगर हम मान लेते हैं, मान ले यानी हम मान लेते हैं, यानी लेट, इफ नहीं होगा, लेट ए इज इक्वल टू इतना, तो हम अगर ए इज इक्वल टू एक्स है तो बी इज इक्वल टू बी तो एक्स से होगा, क्योंकि ए और बी क्या हो, बराबर है। क्या है, आर भी एक्स के बराबर होगा, है ना, क्योंकि आर भी क्या है, वो भी किसके बराबर है, आर भी जो है वो भी तो ए और बी के बराबर है, यानी ये भी क्या है, एक्स के बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब सिंपल हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, शायद नीचे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। हमको क्या cos थीटा चाहिए, तो उस चीज को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस चीज को, तो r हमको निकालना है। तो r का मैग्नीट्यूड कितना है, x, और रूट के अंदर हम लोग को चाहिए r की जगह क्या लिख सकते हैं, x। अब a कब है, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, x। उसी तरह b की जगह क्या लिख सकते हैं, x। फिर क्या लिखेंगे, 2x इंटू एक्स इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। हमको कॉस थीटा चाहिए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर, ये क्या होगा 2x, x कितना होगा 2x, ये भी कितना होगा x स्क्वायर इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, x स्क्वायर कट गया। अब इधर 2 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और ये कितना होगा 2, है ना, कॉस थीटा। और यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60। तो ऐसे क्या है, हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है ना, दे। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको सॉल्व कर देना है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में इतना ही सीखे हैं। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद से ये चैप्टर समाप्त, यानी 9th और 10th के लिए इतना काफ़ी है। फिर इसके बाद से हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो सबसे लास्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम जो आपको जेई एडवांस में, जेई नीट में पूछेगा, वो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा 9th और 10th में, ताकि आप फ्यूचर के लिए एकदम तैयार रहिए, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट डालूंगा, बस आपको क्या करना है, कलम कॉपी लेके प्रॉपर अच्छा से नोट्स बनाना है और खूब प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, बाय।